दोस्तों नमस्कार। आज़ाद का अड्डा में मैं गुरमीत सिंह आज़ाद एक बार फिर पॉइंट ऑफ व्यू में आप लोगों के सामने फिर हाजिर हूँ, कुछ नई चीज़ें लेकर। थोड़ी देर से, लेकिन रेलेवेंट है। आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा भारत पाकिस्तान में हुए मैच की जो प्लानिंग है उसके ऊपर बात करूँगा। सोनम वांगचुक पे बात करूँगा और दशहरे में रावण के जलने के बजाय डूबने से होने वाली मौत की। तो आगाज़ मैं सबसे पहले करना चाहूँगा, सबसे जो हमारा ज्वलंत इशू है वो है सोनम वांगचुक का। दोस्तों मैं समझता हूँ कि सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को अगर कोई सरकार गलत तरीके से पकड़ के जेल में ठूस दे और उसके ऊपर अनाप शनाप उल्टे सीधे आरोप लगा दे और उन आरोपों का असल ज़िंदगी से कोई वास्ता ना हो, और सोनम वांगचुक की अब तक की ज़िंदगी में जो उनके समर्थक रहे, सपोर्टर रहे, जो उनके हमदर्द रहे, हितैषी रहे, चाहे वो देश से हों, चाहे विदेश से हों, चाहे अन्य राज्यों से हों, तो उन सब में एक गलत मैसेज ये जाएगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया हो, जिसने बिना किसी लोभ के, लालच के, बगैर किसी धोखे के जो उसने देश को ना दिया हो, इसके बल्कि उल्टा अपनी कमाई का बहुत सारा हिस्सा देश की उत्थान के लिए दान दे दिया हो, ऐसा व्यक्ति जो लद्दाख के जनजीवन के लोगों के मन में इतना पैठ बना चुका हो, जो कि आज के पूरे भारत में महात्मा गांधी की एक पैठ बनी हुई है, या सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनी हुई है, या नेहरू जी की बनी हुई है। इतनी पैठ एक जीवित व्यक्ति की अगर किसी राज्य में है तो आपको ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि वो आदमी कोई हल्का आदमी नहीं है। लेकिन यदि कोई सरकार ऐसे किसी व्यक्ति को हल्का साबित करने में लग जाए तो कभी कभी सांप के मुंह में छछूंदर बन जाता है। वही हाल अब होता हुआ दिख रहा है। सोनम वांगचुक के साथ जो भी प्रेजेंट सरकार, मोदी सरकार कर रही है, मैं समझता हूँ कि किसी भी सरकार का ये अब तक का सबसे गलत और घृणित एक व्यवहार करने का तरीका है। सोनम वांगचुक के अपने कुछ अधिकार हैं जो कि भारत का संविधान उनको देता है, लेकिन ये सरकार सोनम वांगचुक के जो अधिकार बनते हैं, जो इस संविधान ने दिए हैं, उनसे ये सरकार वंचित कर रही है। सबसे पहले तो सोनम वांगचुक या कोई भी आदमी हो, आप हो, मैं हूँ, जब भी हमें कभी अरेस्ट किया जाता है तो सरकार को ये बताना पड़ता है, घर वालों को एक ऑर्डर देना पड़ता है, जो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर होता है कि आपके इस बंदे को इस कानून के तहत, इस गलत बात के तहत अरेस्ट किया जा रहा है। उसी ग्राउंड पे जो घर वाले होते हैं वो न्यायालय में उन आरोपों का खंडन करने के लिए वकील को खड़ा करती है। सोनम वांगचुक के मामले में हुआ यह है कि ये ऑर्डर 90 घंटे के अंदर उनके घर वालों को मिल जाना चाहिए था, जो कि आज 7 दिन हो गए। अभी तक उनके घर वालों को ना तो ये पता चला है कि किन ग्राउंड्स पर सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है, और ना उनके घर वालों को सोनम वांगचुक से बात करवाई गई है, ना फ़ोन पे, ना किसी और किसी माध्यम से। यानी कि उनके घर वालों को ये पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली इस वक्त सोनम वांगचुक जोधपुर के कौन से जेल में है। हालांकि उनके समर्थक और उनके फॉलोअर जोधपुर के उस जेल के सामने इस वक्त धरना देकर बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ख़राब बात जो है, जो कि मैं कहता हूँ ये नहीं करना चाहिए था, ना तो मोदी ने और ना अमित शाह ने अब तक कोई ट्वीट किया, ना किसी अफसर को उनके घर भेजा, ना लद्दाख में जो लोग मर गए या जो घायल हो गए या जो जेलों में हैं उन तक अपने, खुद तो क्या जाना, इनका कोई प्रतिनिधि भी नहीं मिलने गया उनसे। तो इस सारी चीज़ को देखते हुए लगता ये है कि मोदी और शाह ये समझने लगे हैं कि ये देश उनके बाप का है। लेकिन मोदी और शाह जैसे कितने ही आए और कितने ही चले गए, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि ये देश किसी के बाप का हो। भारत माता इतनी विविध है, भारत माता में इतनी विविधताएं हैं, इतनी भाषाएं हैं, इतने लोकाचार हैं, इतने
परंपराएं हैं कि कोई दो आदमी इसको समझ नहीं सकते। इसको समझने के लिए जीवन लगता है, जीवन। तो जैसा कि मैंने इन दोनों को नाम दिया हुआ है रंगा और बिल्ला, तो ये रंगा और बिल्ला जो है ये अपनी हद क्रॉस कर तक चले गए, क्रॉस करने की हद तक चले गए। अब ये ज़ेनजी का नाम लेते हैं। ज़ेनजी कौन है? ज़ेनजी उनको कहा गया है जो 18 से 30 साल के युवा है। अब मेरा सवाल ये है कि जब यहाँ की जो आयु है वयस्क होने की वो 18 साल है, यानी 18 साल के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, और वो इसलिए अधिकार है क्योंकि संविधान ये कहता है कि 18 साल का व्यक्ति इतना समझदार हो चुका होता है कि उसको पता है कि उसका भला क्या है और उसका बुरा क्या है। अब अगर तुम किसी की बात को सुनोगे नहीं, इग्नोर करते चले जाओगे, उसकी अपनी भी कोई सहनशीलता है। उस सहनशीलता के आधार पर वो कभी हार्ड रिएक्ट करता है, कभी सॉफ्ट रिएक्ट करता है। सोनम वांगचुक जी के मामले में हुआ ये है कि सोनम वांगचुक जी तो प्रौढ़ हो चुके हैं, उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, मतलब करीबन 50-55 मेरी उम्र के आसपास के। लेकिन जो सपोर्ट कर रहे हैं उनकी उम्र 18 और 35 की है। 18 और 35 साल के जो लोग हैं जो इस सरकार का विरोध कर रहे हैं, ये सरकार डिनाई कर रही है कि आप इस लायक नहीं हुए कि आप अच्छा भला सोच सको अपना। जिस तरीके से ये सरकार वहाँ के लोगों के लिए जेलों में ठूस रही है, उल्टे सीधे आरोप लगाकर 4 लोग मार दिए गोली से, और करीबन 80 लोग इस वक्त वहाँ के थानों में बंद हैं। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? मैं अपने वीडियो में जो मैं पीछे नहीं कह पाया था, यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर बताइए। जो मैं बोल रहा हूँ वो कितना अच्छा लगा आपको, कितना ठीक लगा या कितना बुरा लगा। बुरा भी लगा तो भी मुझे बताइए, ताकि मैं अपने कंटेंट को सुधार सकूँ, बता सकूँ और अच्छे तरीके से उन बातों को जो आप तक पहुँचनी चाहिए है। अभी यहाँ पर सोनम वांगचुक जी का जो मसला है इतना बढ़ गया है कि सोनम वांगचुक की वाइफ को राष्ट्रपति मुर्मू को एक लेटर लिखना पड़ा है। हालांकि राष्ट्रपति मुर्मू भी मोदी जी के अधीन है, वो राष्ट्रपति कहने की हैं, असल में राष्ट्रपति वो नहीं है, राष्ट्रपति तो अदानी है। खैर, अब इस सब के बाद जो मैं समझता हूँ कि इतना हो हल्ला होने के बाद भी अगर मोदी और शाह को ये नहीं सुनता, तो एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है, वो फार्मूला है जो पंजाब के किसानों ने अपनाया था। पंजाब के किसान दिल्ली की छाती पे चढ़ के बैठ गए थे, सीमा पे अपना राशन पानी लेकर बैठ गए थे। जब तक उनको न्याय नहीं मिला था वो वहाँ से हटे नहीं। यहाँ तक कि 700 किसानों ने अपनी जान दे दी। लद्दाख के मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग अंधे और बहरे लोगों के सामने रो रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं। आपको अपना राशन पानी लेकर दिल्ली के बॉर्डर तक आना पड़ेगा और सेम उसी फार्मूले से काम करना पड़ेगा जिस फार्मूले से पंजाब के किसानों ने अपने हक लिए हैं, छीने हैं, मोदी और शाह यानी कि रंगा और बिल्ला से। मैं आपका आह्वान करना चाहता हूँ, आप जो वहाँ बैठकर रो रहे हो, निवेदनों पे निवेदन कर रहे हो, आप निकलो अपने घरों से, यहाँ आओ, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठो और याद कीजिए कि पंजाब के किसानों को दिल्ली ना पहुँचने के लिए इन्होंने क्या नहीं किया। सड़कों पे कीलें खुदवा दी, बड़े बड़े गड्ढे खुदवा दिए, पानी भरवा दिए, इन्होंने कंटेनर रखवा दिए मिट्टी भरे हुए। वही जज्बा और वही शिद्दत से आपको दिल्ली पर आना पड़ेगा, दिल्ली की छाती पर बैठना पड़ेगा और आपको अपने कई बंदे गंवाने पड़ेंगे, तब जाकर आप जो मांग रहे हो वो आपको मिलेगा। ये मेरा पहला सेगमेंट। दूसरा, मैं क्रिकेट पे आता हूँ। बहुत से लोग इस बारे में बात करना पसंद नहीं करते, पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर रखना ज़रूर चाहूँगा। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि जब प्रधानमंत्री रंगा ने ये कह दिया था कि पंजाब जो खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते, तो तुमने किस मुंह से क्रिकेट खेलने की इजाज़त दे दी? इस क्रिकेट को मना भी किया जा सकता था, उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा भी जा सकता था, तोड़ने का जो जुर्माना था वो भरा भी जा सकता था, अगर तुम वाकई में पाकिस्तान से दुश्मनी रखते तो। लेकिन तुम्हें पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं है, क्योंकि तुम खुद सारे प्रोटोकॉल तोड़कर
पाकिस्तान की सरजमीन पर अपना एयरप्लेन उतरवाया था, नवाज शरीफ से मिले थे, बिरयानी खाई थी। तुम वो चीज़ तो भूल गए, लेकिन हमें याद है कि किस तरीके से तुमने देश के साथ द्रोह किया था, किस तरह से तुम देशद्रोही हुए थे सबसे पहली बार। और दूसरी बार जब पुलवामा अटैक हुआ था, जब वो जो पूरा कारवां था उसके लिए तुमसे हवाई जहाज़ मांगा गया था, तुमने हवाई जहाज़ नहीं दिया और सड़क के माध्यम से जाने के लिए सेना को विवश किया। तुम्हें पता था कि उन पर हमला हो सकता है, इसके बावजूद तुमने उनको मजबूर किया कि वो सड़क के रास्ते जाएं। दूसरी बार तुमने देशद्रोह किया। तीसरी बार जब पहलगाम पे 4 लोगों ने हमला किया, 26 या 27 पर्यटकों को हमारे मारा गया और धर्म का नाम लेकर मारा गया। तीसरा देशद्रोह तुम पर तब साबित होता है क्योंकि तुमने ये कहा कि चूक हो गई हमसे कि हम ये नहीं जान पाए। ये चूक नहीं थी, वो जो आतंकवादी थे वो पाकिस्तानी थे ही नहीं, वो रंगा और बिल्ला के लोग थे। रंगा और बिल्ला ने उनको उकसाया, उनको हथियार मुहैया करवाया, उनको छुपने की जगह दी और वहाँ पर उनके आक्रमण करने से 2 दिन पहले सारी सुरक्षा व्यवस्था वहाँ से हटवा दी। सर्वदलीय बैठक जब हुई इस घटना की समीक्षा के लिए, जिसमें सारी पार्टियां शामिल हुई, प्रधानमंत्री मोदी उस सर्वदलीय समिति में नहीं आए, मीटिंग बुलाकर उसमें नहीं आए। ये है उस रंगा की कहानी। और बिल्ला की कहानी क्या है, यानी कि अमित शाह की कहानी क्या है कि वो जस्टिफाई कर रहा है कि किस तरीके से, कौन सी बंदूक से कौन सी गोली चली, हमने उसका भी एनालिसिस करवा लिया, सर्टिफिकेट ले लिया, फलाना करा लिया, ढिमकना कर लिया, उनको ऑपरेशन महादेव के अंडर में मार भी दिया। सब बकर 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 बकर, बिल्ला की बकर बकर। सबूत के नाम पर क्या? ना वो मारे गए आतंकवादियों की लाशें, ना उनके डिटेल्स, ना उनके फोटो, कुछ भी तो नहीं दिया इन्होंने भारत के लोगों को। यह हुआ चौथा देशद्रोह। और ये लोग देशद्रोह किस पे लगा रहे हैं? सोनम वांगचुक पे। अब ये जो एक अकेला देशद्रोह ये खुद नहीं कर रहे, ये औरों से भी करवा रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम से भी ये वही वाला देशद्रोह करवा रहे हैं। अभी तो वो मरे हुए जो पर्यटक हैं उनको साल भी नहीं हुआ। पानी के कहाँ का बंद हुआ पाकिस्तान में जाने का? पंजाब का। उस रोके हुए पानी की वजह से बाढ़ कहाँ आई? पंजाब में। नुकसान किसका हुआ? पंजाब का। फायदा किसका हुआ? रंगा और बिल्ला का, क्योंकि पानी और खून नहीं बह सकते साथ साथ। बाघा बॉर्डर बंद करके जो पंजाब में राजस्व आता था उसका नुकसान किसको हुआ? पंजाब का। लेकिन बाघा बॉर्डर बंद करके गुजरात का बॉर्डर खोल के किसका फायदा हुआ? जो राजस्व आना था पाकिस्तान से, ऑब्वियसली गुजरात का। ये वो बातें हैं जो कोई नहीं कर रहा, इन बातों पे कोई गौर नहीं कर रहा। कई अखबारों में ये बातें आ रही हैं लेकिन वो मतलब हाईलाइट नहीं की जा रही, प्रमुखता से नहीं छापा जा रहा, अंदर के पेजों में छापी जा रही है ये चीज़ें। खैर, इन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को भी देशद्रोही बना दिया कि जब आपने ये कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, ऑपरेशन महादेव भी अभी बंद नहीं हुआ है, तो फिर ये क्रिकेट मैच ये क्यों कैसे करवा दिया? क्या ये देशद्रोह नहीं है? बहुत बड़ा देशद्रोह है। इसकी कीमत रंगा और बिल्ला और इनकी टीम बीजेपी, इनकी आईटी सेल, इनका ईडी, इनका सीबीआई, सबको नापा जाएगा टाइम आने पे। और वो टाइम ज़्यादा दूर नहीं है, वो भी आएगा। अब मैं बात करता हूँ हमारे दशहरे के प्रोग्राम की। ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप ये देख लीजिए, होते होते इसकी नौबत उन दिनों तक आ गई है जब आधे बाजू के स्वेटर आ जाया करते थे, हल्के गर्म कपड़े आ जाया करते थे। उस टाइम में तो चिलचिलाती धूप में बारिश होनी शुरू हो गई और उस बारिश का नुकसान ये हुआ कि दशहरे जैसे पर्व पे, विजयदशमी जैसे पर्व पे हज़ारों लाखों रुपए के जो रावण थे, जो बनाए गए थे बड़ी शिद्दत से, वो हल्की बारिश में ही ढेर हो गए। वो सारे के सारे बर्बाद हो गए रावण। उन पे लगा पैसा, उन पे लगा टाइम, सब बर्बाद हुआ। और खाली ये बर्बाद नहीं हुआ,
दशहरे के टाइम पे जब रावण जलाया जाता है, उस वक्त मंचन होता है आखिरी रामलीला का, तो वहाँ पर बहुत सारे खोमचे वाले होते हैं। उन खोमचे वालों को बहुत उम्मीद होती है कि त्यौहार वाले दिन उनकी कमाई होगी। बहुत से खोमचे वाले जो हैं वो लोन लेकर वहाँ पर अपने ठिये लगाते हैं, ताकि, और उनको ये विश्वास होता है कि यहाँ से जो मैं कमाऊँगा उसमें मैं लोन की अदायगी भी कर दूंगा और अपने घर वालों को भी पाल दूंगा। तो वो एक नुकसान, ये वो है जो कुदरत की मार है, इस पर किसी का बस नहीं है। लेकिन इस कुदरत की मार को समझना भी हमारे लिए एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो बारिशें आगे बढ़ती जा रही हैं, सर्दियाँ भी आगे बढ़ती जा रही हैं, उसके बाद गर्मियाँ भी आगे बढ़ती जा रही हैं, ये ना हो इसके लिए क्या उपाय किए जाएं। हमें वो डॉक्यूमेंट्रीज देखनी चाहिए, हमें उन लोगों के आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए जो क्लाइमेट चेंज और जो वेदर वार्मिंग की बात करते हैं, क्लाइमेट वार्मिंग की बात करते हैं। हमें उनको सुनना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को ये समझाना पड़ेगा कि वो ऐसा क्या ना करें जिससे ये क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो ना हो। आज के द पॉइंट ऑफ व्यू में मेरे ये कुछ विचार थे। उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगे। सोनम वांगचुक पे मैं बार बार बात करूँगा, क्योंकि जब तक ये रिहा नहीं हो जाते तब तक मैं ये गाना गाता रहूँगा। मेरा ये जो वीडियो है आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिए। आप कमेंट नहीं करते हैं, आप कमेंट कर देते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे ट्विटर पे। मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस के ऊपर आप कमेंट कीजिए, आप इसको देख के बताइए कि मैं कैसा कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। आप चाहे तो मुझे क्या बोलते हैं, मेरे ऊपर आप क्या कहते हैं उसको, कि गलत, अगर आप समझते हैं कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे बताइए कि मैं गलत बोल रहा हूँ। 20 मिनट का वीडियो हो गया आज का, ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगले पॉइंट ऑफ व्यू में फिर आपसे मिलूँगा बहुत जल्दी। नमस्कार।